Welcome back. और Zaid साहब, you were talking about fuel security. Please carry on. देखिए, जैसे बात हमने कही, बुनियादी तौर पे हमारा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान को जिस तरह खुराक के मामले में खुद कफील होना है जी. उसी तरह हमें अपने फ्यूल के मामले में भी खुद कफील होना है। और ये नहीं है कि हमारे पास फ्यूल नहीं है, मिसमैनेजमेंट है, करप्शन है, बैड प्लानिंग है। हमारी सफ़ों में मीर जाफर और मीर सादिक थे कि जिन्होंने कभी डेवलप नहीं होने दी हमारे मुल्क के नेचुरल रिसोर्सेज को। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें यह है कि सब कुछ अंडर स्टेट पैटर्नेज होना चाहिए। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है किसी की कि जिस तरह चाहे तेल के जखीरे, गैस के जखीरे, कोयले के जखीरे, एनर्जी लाइंस, इनको इस्तेमाल करके प्राइवेटाइज नहीं किया जा सकता। आप मुल्क की, आप सूरज की रोशनी को और ऑक्सीजन को प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। कुछ चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने फितरत में रखी हुई हैं कि पूरे इंसानों की मसावी तकसीम करनी है इनको, और ये रियासत की मलकियत होनी चाहिए। कि मगरब के इकोनॉमिक मॉडल में जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो कैपिटलिस्ट निजाम में हर चीज प्राइवेटाइज है। मुल्कों में दरिया प्राइवेटाइज कर दिए हैं उन्होंने, समुद्र के एरिया प्राइवेटाइज कर दिए हैं। कोई बस नहीं चलता उनका कि ऑक्सीजन भी प्राइवेटाइज कर दे। तो इस बात पे बहुत सख्त एम्फोसिस की जरूरत है कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम फुली डेवलप करें। और जब अल्लाह की तरफ से इतना हमें दिया हुआ, चाहे हम न्यूक्लियर डेवलप करें, हमें विंड एनर्जी पे काम करना है, हमें सोलर एनर्जी पे काम करना है, हमें अपने कोयले के रिजर्व दोबारा एक्सप्लॉयट करने हैं, तेल और गैस की, और हमें अपने रीजन से, जिस तरह हमने बात की, चाहे हम तुर्कमानिस्तान से पहले गैस लाने की बात कर रहे थे, फिर हम ईरान से गैस लाने की बात कर रहे हैं, वी शुड ऑल्सो एक्सप्लॉयट दैट। ये तमाम वसाइल जब आप एक्सप्लॉयट करेंगे तो अल्लाह के फजल से इस कदर वाफिर एनर्जी हमारे पास होगी कि ना सिर्फ, बल्कि चंद साल पहले तक पाकिस्तान में ये बात की जा रही थी कि हम इंडिया को एक्सपोर्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, और अब हाल हमारे मुल्क का ये है कि हमारी तमाम इंडस्ट्री, तमाम हमारी जिंदगी का पहिया बंद होने वाला है बिजली की कमी की वजह से, करप्शन की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से। इसलिए नहीं कि हमारे मुल्क में ज़खायर नहीं है और वसाइल नहीं है। तो फ्यूल सिक्योरिटी पे फोकस कीजिए, और जब अल्लाह के फजल से हमारे मुल्क में फ्यूल सिक्योरिटी वाफिर होगी तो हम ये स्टेप्स भी फिर ले सकते हैं। ये स्टेप्स तो अभी भी लिया जा सकता है कि मुल्क में जो गरीब तरीन तबका है, जिस तरह हमने देखिए पहले बात की थी कि सबसे पहले हमने अपने मुल्क के उस तबके को प्रोटेक्शन देनी है जो लिटरली भूखे मरने पर आ गया है। हमने फूड सप्लाई की जो बात की थी, हमने जो तामुल मिस्कीन की जो बात की है, हमने कफालत की जो बात की है, बैतुल माल की जो बात की है, उसमें साथ साथ खुद ब खुद एक निजाम हमें और भी शुरू करना है कि वो तमाम लोग जिनके बिजली और गैस का बिल एक सर्टन लेवल से नीचे है, जिनके गैस का बिल 200 रुपए से कम आता है, जिनके बिजली का बिल 400 रुपए से कम आता है, इसको माफ कर दीजिए। पूरी कौम को कोई तबाही में मुब्तला नहीं हो जाएगी ये कौम के अगर माशरे के गरीब तरीन तबके की गैस और बिजली हम माफ कर दें, जिसके मीटर में 200 रुपए बिल आता है या 400 रुपए 500 रुपए की बिजली आती है, जो अरबों अरबों हड़प कर गए नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस के तहत मुल्क के नापाक और पलीत तरीन लोगों को माफ करवा दिया गया। तो गरीब, यतीम, बेवा और मिस्कीन की बिजली माफ करने से कोई आसमान नहीं गिर जाएगा। पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज के बड़े बड़े इलाके ऐसे हैं, हमारे आजाद इलाके जिन्हें हम कहते हैं, जिनको मुफ्त बिजली दी जाती है। अरबों अरबों रुपए की बिजली हर साल इनको मुफ्त दी जाती है, इसलिए कि ये एग्रीमेंट है इनके साथ कि ट्राइबल एरियाज को मुफ्त बिजली दी जाएगी। पाकिस्तान पे कोई कयामत बर्पा नहीं हो गई अपने ट्राइबल एरियाज को मुफ्त बिजली देने से भी। तो अपने मुल्क के अगर यतीम, बेवा और मसाकीन को हम, जिनके बिजली के बिल 200 और 300 और 400 रुपए होते हैं, और जिसके लिए वो बहुत बड़ी रकम होती है 200-300 रुपए, उनकी बिजली अगर आप मुफ्त कर दें और वो जो करप्शन में पैसे अरबों रुपए जाया होते हैं उसको सेव कर लें, तो बहुत आसानी से अपने माशरे के गरीब तरीन तबकों को सस्टेन भी कर सकते हैं, सपोर्ट भी कर सकते हैं। उनको हम जो आज के दौर में बिजली और गैस बुनियादी हकूक में शामिल हैं, ये कोई एहसान नहीं करती हुकूमत अगर किसी को देती है तो। हाँ, इंसान अयाशी ना करे, इंसान इसराफ ना करे, ये ना करे कि घर में एक तरफ तो 10-10 एयर कंडीशनर लगे हुए हों और एक तरफ एक शख्स बल्ब जलाने के काबिल ना हो। जो 10 एयर कंडीशनर का बिल दे सकता है उस पर 11वें एयर कंडीशनर का बिल डालना कोई आसमान नहीं गिर जाएगा, लेकिन जिसके यहाँ 100 बल्ब जल सकते हैं उस एक एयर कंडीशनर से, उन 100 बल्ब वालों को माफ कर दे, उनका बिल ना ले। और ये पूरी कौम जब सस्टेन करेगी अपने माशरे के कमजोर तरीन तबकों को, ये किया जा सकता है। ये हमसे कोई ना कहे कि ये नहीं किया जा सकता, ये कोई हमें मैथमेटिक्स ना समझाए कि ये हमारे पास इतने अरब रुपए साल का बिल एडिशनल हो जाएगा, अरबों रुपए। करप्शन रोको तो सारा मामला खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। एनआरओ के जितने लोगों को माफ किया उनसे वो हराम के पैसे वापस निकलवाओ, तो पूरे मुल्क को, हर शख्स को कई बरस खाना भूखे को खिला सकते हो और बिजली और गैस मुफ्त दे सकते हो। ये जो हमारे यहाँ साइकिल चोर को तो 7 साल की सजा देते हैं, जो मुल्क की आबरू बेच देता है उसको फारिग कर देते हैं, मुल्क का सरबराह बनाते हैं, मुल्क का सरबराह बना देते हैं। तो अल्लाह रहम करे, से फारिग कर देते। हम इस मामले में फिर एम्फसाइज करेंगे। देखिए, और दूसरा एस्पेक्ट कि जो माशरे के गरीब तरीन तबके हैं वो मोटरसाइकिल, स्कूटर, रिक्शे वो इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल, उनके लिए पेट्रोल सस्ता कर दें, इसलिए कि जिनके पास 10 लाख की और 20 लाख की और 40 लाख की गाड़ी है वो उसमें सीएनजी भी लगाते हैं और वो पेट्रोल भी अफोर्ड कर सकते हैं। जो गरीब तरीन शख्स है, जो बेचारा स्कूटर और मोटरसाइकिल और रिक्शे से ऊपर ही नहीं उठ सकता,
اور اس کے تو اسکوٹر اور موٹر سائیکل کو CNG پہ بھی نہیں کیا جا سکتا, وہ پیٹرول پہ ہی چلے گی. اور اس پر جو آپ انڈائریکٹ ٹیکسیشن اور بھاری قیمتیں لگا کے کمر توڑ رہے ہیں معاشرے کے غریب ترین طبقے کی, اس پر رحم کریں. جو شخص موٹر سائیکل میں 3 لیٹر 4 لیٹر پیٹرول ڈلواتا ہے, آ کے کوئی آسمان نہیں گر جائے گا آپ کا کہ اگر اس کا پیٹرول سستا کر دے تو. پیٹرول اگر مہنگا ہی کرنا ہے تو ان کا مہنگا کر دیں, بڑی بڑی گاڑیوں کا, کہ جو کروڑوں روپے کی جن کی آمدنی ہے اور لاکھوں کی گاڑیوں میں پھرتے ہیں اور پھر اس کو بھی CNG پہ چلاتے ہیں. اور معاشرے کی تقسیم اسی صورت میں ہو سکتی ہے دولت کی مساوانہ, کہ جب امیر لوگوں سے لے کر غریب لوگوں میں تقسیم کیا جائے. غریب لوگوں میں تقسیم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ غریب لوگوں پر ٹیکسز کم کر دیے جائیں, ان کے بجلی اور گیس کے بل معاف کر دیے جائیں, ان کا پیٹرول سستا کر دیے جائے, یا ان کو بہت ہی مسکین مجبور ہوں جو رجسٹر کر لیے جائیں کہ واقعی مسکین و مجبور کے طور پہ ان کو بہت ہی سستا یا فری پیٹرول دے دیا جائے, ایک خاص لمٹ تک, 1 مہینے کے اندر وہ استعمال کرے اس کو. 100 طریقے کیے جا سکتے ہیں, کرنے والا بنے کوئی شخص. جب اس قوم کی فوڈ سپلائی سیکیور ہو جائے اور اس قوم کی فیول سپلائی سیکیور ہو جائے, اور یقین کیجئے یہ دونوں معاملات ہمارے اپنے اختیار میں ہیں, ہمیں کسی امریکہ سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, ورلڈ بینک اور IMF سے پیسے اس کام کے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ سارے کام ہمارے اختیار میں ہیں. اور اگر ہماری حکومتیں نہیں کرتی ہیں تو خائن ہیں, بدکار ہیں, کرپٹ ہیں. اور ایوریج انٹیلیجنس کا شخص بھی یہ دیکھ سکتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو مینج کیسے کیا جائے. ہم سارے اسٹیپس بھی بتا چکے ہیں, اور جب حکومت وقت ہوتی ہے اس کے پاس اختیار اتنے ہوتے ہیں کہ ان سب چیزوں کو مینج کیا جا سکتا ہے. جب لا اینڈ آرڈر بہتر ہوگا, جو حکومت کی ذمہ داری ہے, جوڈیشری پرفارم کرے, عدالتیں پرفارم کریں, جب ملک کے اندر عدل اور انصاف ہو, جب ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہو, جب ملک میں فیول ریسورسز اپنی جگہ پہ موجود ہوں, جب ملک میں فوڈ سپلائی سیکیور ہو, پھر پوری دنیا میں قیامت آتی رہے, ملک بھوکا پیاسا نہیں مرتا. ہم اپنے ڈیفینسز کو, اپنے اکانومی کو, اپنے معاشرے کو, اپنے سوسائٹی کو ہم محفوظ کر سکتے ہیں, سیکیور کر سکتے ہیں. اور اکنامک ماڈل پھر ہم ایسا بنا سکتے ہیں کہ جو معاشرے کے غریب ترین طبقوں کو محفوظ کرتا ہو. غریب ترین طبقے ایک طرح سے پورے معاشرہ ان کی کفالت اٹھاتا ہے. ان سٹیپس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے. تو ہمارا ایمفسس اس بات کے اوپر ہے پہلے کہ تمام تر زور اس بات پہ لگا دیجئے کہ ہر حال میں پاکستان کو اگلے 2 سال کے اندر فیول کے معاملے میں خود کفیل ہونا ہے. اینڈ اٹ کین بی ڈن, اٹس اے ڈویبل جاب. یہ امپاسبلٹی نہیں ہے. جو حکومت کرے گی اس ملک کے ساتھ خیر کرے گی. آپ میجر کر لیجئے اس حکمران کو جو ان ایریاز پر فوکس نہیں کر رہا ہے, وہ خائن ہے, وہ ناپاک ہے. اور جو اس پر کام کر رہا ہے ملک و قوم کو فلاح دینے کے لیے, دولت کی مساوانہ تقسیم کے لیے, فیول اور انرجی ریسورسز کو اور فوڈ ریسورس کو سیکیور کرنے کے لیے, اس کی مدد کیجیے, اس کے لیے دعا کیجیے, کیونکہ وہ اس ملک کی بہتری چاہتا ہے. اس معاملات کے بعد اب ہم اگلا سٹیپ ڈسکس کریں گے بینکنگ سسٹم کے حوالے سے. وہ جو قائد اعظم کی اپنی تقریر میں تھا کہ ویسٹرن بینکنگ سسٹم دنیا کے لیے عذاب ہے اور ایک معجزہ ہی ہو سکتا ہے جو دنیا کو تباہی سے بچائے. اب اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. جی یہیں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور اس کے بعد ہم یہ بینکنگ سسٹم سے بات کو کنٹینیو رکھیں گے. ناظرین واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.